अगर आप ध्यान दें तो इस वक्त सिर्फ ये एक वाक्य बोलने के लिए मेरी वोकल कॉर्ड्स में कंपन हो रहा है बिल्कुल। और मेरी जीभ मुंह के ऊपरी हिस्से से टकरा रही है। मेरे फेफड़ों से निकली हवा एक बहुत ही सधे हुए एक खास दबाव के साथ बाहर आ रही है। हम इंसान दिन भर बातें करते हैं, संवाद करते हैं, लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचते हैं कि हमारे होठों से निकलने वाली ये ध्वनियां असल में कितनी वैज्ञानिक हैं। सही बात है, हम बस बोलते जाते हैं। हाँ, खासकर जब बात हमारी हिंदी वर्णमाला की हो। हम अक्सर मानते हैं कि वो जो बचपन में रटे गए क ख ग हैं, वो सिर्फ अक्षरों की एक साधारण सी सूची है, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। एकदम। और आज की इस गहन चर्चा में हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, वो जो 22 स्लाइड का एक पूरा मास्टर नोट्स का प्रेजेंटेशन है, हाँ, वो जो परीक्षा की तैयारी के लिए बनाया गया है। जी, वो इन सारे भ्रमों को पूरी तरह तोड़ देता है। मतलब ये वर्णमाला कोई आम सूची नहीं है, ये मानव शरीर की एनाटॉमी और भौतिकी का एक जीता जागता और कह सकते हैं बेहद सटीक ब्लूप्रिंट है। अगर इस पूरे ढांचे को हम एक बायोलॉजिकल वाद्य यंत्र की तरह देखें तो ये दुनिया की सबसे तार्किक और वैज्ञानिक व्यवस्थाओं में से एक मालूम पड़ती है। इसमें भाषा की सबसे छोटी इकाई से लेकर हवा के दबाव और गले के कंपन तक का पूरा गणित शामिल है। तो चलिए इस गणित और शरीर विज्ञान को बिल्कुल बुनियादी स्तर से समझना शुरू करते हैं। मतलब किसी भी जटिल इमारत को समझने के लिए सबसे पहले उसकी नींव की ईंटों को देखना होता है ना? बिल्कुल, नींव सबसे जरूरी है। तो अगर हम भाषा को एक विशाल इमारत माने तो सबसे ऊपर एक पूरा वाक्य होता है। वाक्य से छोटा उपवाक्य, उससे छोटा पद या शब्द, फिर अक्षर, और अंत में जो सबसे बुनियादी ईंट बचती है उसे वर्ण या ध्वनि कहा जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या हम वर्ण को भाषा का परमाणु यानी एटम मान सकते हैं? विज्ञान के नजरिए से देखा जाए तो यह तुलना काफी हद तक काम करती है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही सूक्ष्म तकनीकी अंतर है जिसे समझना जरूरी है। अच्छा, वो क्या? जब हम उस सबसे छोटी इकाई को कागज पर लिखते हैं तो वो वर्ण कहलाती है। एक लिखित वर्ण के आप और टुकड़े नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, लिखित रूप में वो सबसे छोटा है, सही कहा। लेकिन जब आप उसी वर्ण को अपने मुंह से बोलते हैं तब वो हवा में एक साउंड वेव या ध्वनि बन जाती है। मतलब वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है और ध्वनि उसकी मौखिक इकाई है। ओहो, अब समझी। मुझे ये अंतर एक उदाहरण से और भी स्पष्ट नजर आ रहा है जो इन नोट्स में दिया गया था। जैसे एक बहुत ही साधारण शब्द है पानी। हाँ, पानी। अगर हम किसी से पूछें कि इसमें कितने अक्षर हैं तो जवाब होगा 2, पा और नी। लेकिन अगर हम इसके परमाणु यानी वर्ण निकालने बैठे तो ये 4 हो जाएंगे। बिल्कुल 4 हो जाएंगे। प जमा आ और न जमा ई। और यही वो बिंदु है जहां भाषा की असली गहराई शुरू होती है। अगर हम इन सभी बुनियादी ईंटों को एक साथ रखें तो हिंदी वर्णमाला के पूरे परिवार में कुल 52 वर्ण होते हैं। 52? मतलब अंग्रेजी के 26 अक्षरों से ठीक 2 गुना? हाँ, बिल्कुल 2 गुना। ये संख्या ही अपने आप में इस भाषा की विशालता को दिखाती है। मैं देख रही थी, अगर हम इन 52 वर्णों का वर्गीकरण देखें तो इनमें 11 स्वर हैं, 25 स्पर्श व्यंजन हैं, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म, 4 संयुक्त, 2 द्विगुण और 2 अयोगवाह हैं। सुनने में ये नाम थोड़े भारी लग सकते हैं। हाँ, पहली बार में तो काफी तकनीकी लगते हैं। लेकिन हम इनके पीछे की एनाटॉमी को आज डिकोड करेंगे। शुरुआत करते हैं इस परिवार के सबसे स्वतंत्र सदस्यों से, यानी स्वर से। तो ये स्वर असल में क्या है और ये इतने स्वतंत्र क्यों हैं? देखिए, स्वर उन ध्वनियों को कहा जाता है जिनके उच्चारण में मुंह के अंदर हवा को किसी भी तरह की रुकावट या घर्षण का सामना नहीं करना पड़ता। मतलब हवा सीधे बाहर आ जाती है। बिल्कुल। जब फेफड़ों से हवा निकलती है तो वो गले से होते हुए सीधे बाहर आ जाती है, बिना कहीं अटके। इसीलिए इन्हें स्वतंत्र कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। मैं शायद समझ रही हूँ। ये मात्राओं की संख्या को लेकर है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 11 स्वर होते हैं, अ से लेके औ तक। लेकिन जब बात मात्राओं की आती है तो इन नोट्स में साफ लिखा है कि ये केवल 10 ही होती हैं। हाँ, सिर्फ 10। अ की अपनी कोई दिखाई देने वाली मात्रा नहीं होती। तो अगर अ की कोई मात्रा ही नहीं है तो उसका अस्तित्व क्या है?
क्या हम अ को एक अदृश्य गोंद कह सकते हैं? अदृश्य गोंद। हाँ, मतलब एक इनविजिबल ग्लू जो व्यंजनों के साथ जुड़ता तो है, उन्हें बोलने लायक भी बनाता है, लेकिन खुद छिपकर रहता है। अदृश्य गोंद सच में एक बेहतरीन उपमा है, लेकिन अगर हम इसे शरीर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो असल में हमारे मुंह की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग वो कैसे? आप खुद सोचिए, जब आपका मुंह आराम की स्थिति में हल्का सा खुला हो और आप वोकल कॉर्ड्स में कंपन पैदा करें, तो जो ध्वनि प्राकृतिक रूप से निकलेगी वो अ ही होगी। हाँ, सही कह रहे हैं। इसीलिए इसे किसी अतिरिक्त मात्रा या विशेष चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा स्वरों का जो पूरा वर्गीकरण इन नोट्स में है, वो मुख्य रूप से दो भौतिक चीजों पर टिका है: समय और शरीर की हरकत। समय वाले हिस्से को थोड़ा समझते हैं। इसे ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत में बांटा गया है। ह्रस्व का मतलब है वे स्वर जिन्हें बोलने में सबसे कम यानी एक मात्रा का समय लगता है, जैसे अ, इ, उ, री। और दीर्घ वो हैं जिन्हें बोलने में इससे दुगना समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। लेकिन यहाँ मुझे प्लुत स्वर का विज्ञान सबसे दिलचस्प लगा। प्लुत का मतलब है ध्वनि को सामान्य से 3 गुना या उससे भी ज्यादा खींचना। बिल्कुल। जैसे जब आप किसी को बहुत दूर से पुकारते हैं, अरे राम, तो वो जो आ की ध्वनि खिंच रही है वो प्लुत है। या फिर ओम का उच्चारण। हाँ, और मजे की बात यह है कि ये कोई अलग से लिखा जाने वाला वर्ण नहीं है, बल्कि ये हवा के प्रवाह को लंबे समय तक रोके रखने की एक शारीरिक क्रिया है। सही कहा आपने। और समय से भी ज्यादा मुझे जो चीज हैरान करती है वो है स्वरों का हमारी जीभ और होंठों के आधार पर वर्गीकरण। जीभ की पोजीशन वाला हिस्सा। हाँ, बोलते समय हमें शायद ही कभी एहसास होता है कि हमारी जीभ आगे काम कर रही है या पीछे। बिल्कुल नहीं होता। लेकिन देखिए, जब हम ए, ई, ए बोलते हैं तो जीभ का अगला हिस्सा सक्रिय होकर थोड़ा ऊपर उठता है। इसे अग्र स्वर कहते हैं। अच्छा। और जब हम उ, ऊ, ओ बोलते हैं तो जीभ पीछे की तरफ खींचती है, जिसे पश्च स्वर कहा जाता है। अरे वाह, मैंने तो कभी इस तरह से ध्यान ही नहीं दिया। और नोट्स में ये भी था कि सिर्फ जीभ ही नहीं, होठों की ज्यामिति भी बदलती है। बिल्कुल बदलती है। ऊ, ओ का उच्चारण करते समय होंठ पूरी तरह से गोल हो जाते हैं, जिसे वृत्ताकार या राउंडेड कहा जाता है। और आ बोलने पर? आ बोलने पर होंठ फैल जाते हैं और मुंह पूरा खुल जाता है, जिसे विवृत यानी ओपन अवस्था कहते हैं। मतलब ये पूरी की पूरी एक अचेतन कोरियोग्राफी है जिसे हमारा दिमाग माइक्रो सेकेंड्स में कंट्रोल कर रहा है। और ये कोरियोग्राफी तब और भी जटिल हो जाती है जब हम स्वतंत्र स्वरों से आगे बढ़कर व्यंजनों पर आते हैं। हाँ, व्यंजन। स्रोत सामग्री स्पष्ट करती है कि व्यंजन कभी भी स्वतंत्र नहीं होते, वो हमेशा स्वरों पर निर्भर होते हैं। बिना किसी स्वर की सहायता के एक शुद्ध व्यंजन का उच्चारण करना लगभग असंभव है। सही बात है। और उसी शुद्ध बिना स्वर वाले व्यंजन को दर्शाने के लिए हम हलंत का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वो छोटी सी तिरछी रेखा। जैसे क के नीचे वो रेखा लगा दी जाती है। हलंत ये बताता है कि इस व्यंजन में से हवा के मुक्त प्रवाह अ यानी अ को निकाल दिया गया है। मुझे तो ये हलंत एक बैसाखी की तरह महसूस होता है। बैसाखी? दिलचस्प है, समझाइए जरा। मतलब जब व्यंजन अकेला होता है तो वो एक तरह से लंगड़ाता है, वो चल नहीं सकता। लेकिन जैसे ही उसे स्वर रूपी उस अदृश्य गोंद अ का सहारा मिलता है, वो पूरा और सक्षम हो जाता है। क और अ मिलकर पूर्ण क बन जाते हैं। बहुत खूब। और व्यंजनों के इस परिवार में सबसे बड़ा समूह है स्पर्श व्यंजनों का, जिनकी संख्या 25 है। और इन्हें स्पर्श क्यों कहा जाता है? इसका सीधा संबंध फिर से एनाटॉमी से है ना? बिल्कुल। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के इन 25 वर्णों को बोलते समय फेफड़ों से आ रही हवा को बाहर निकलने से पहले हमारी जीभ या होंठ मुंह के किसी न किसी हिस्से को पूरी तरह से छूते या स्पर्श करते हैं। अच्छा, तो वो रास्ता ब्लॉक करते हैं? हाँ, वे हवा का रास्ता एक पल के लिए ब्लॉक करते हैं और फिर छोड़ते हैं। मतलब ये पूरी तरह से हवा को रोकने और छोड़ने का खेल है। लेकिन यहाँ एक पेच है। स्पर्श के बाद कुछ ऐसे व्यंजन भी हैं जो मुंह के हिस्सों को पूरी तरह नहीं छूते। सही पकड़ी आप। स्रोत इन्हें अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन कहता है। सच कहूं तो ये दोनों श्रेणियां मुझे थोड़ा कंफ्यूज करती हैं। इन्हें समझना बहुत ही आसान है अगर हम घर्षण या फ्रिक्शन के सिद्धांत को ध्यान में रखें। फ्रिक्शन? हाँ, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं: य,
र, ल, व। इन्हें अंतस्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण गले और मुंह के अंदरूनी हिस्सों से होता है, लेकिन जीभ मुंह की छत को पूरी तरह से लॉक नहीं करती। अच्छा, तो थोड़ा से खुला रहता है। बिल्कुल, ये एक सेमी टच या आधा स्पर्श है। हवा बहुत ही सहजता से साइड से निकल जाती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तकनीकी तथ्य सामने आता है। नोट्स में लिखा है कि य और व को अर्ध स्वर या आधा स्वर भी कहा जाता है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है परीक्षा के लिए भी। ये ऐसा है जैसे ये ध्वनियाँ स्वर और व्यंजन के बीच के बॉर्डर पे फंसी हुई हैं। इनका ये आधा आधा स्टेटस मुझे काफी रहस्यमयी लगता है। ये रहस्यमयी इसलिए लगता है क्योंकि भाषा के विकास में ध्वनियां हमेशा एक सी नहीं रहीं। य और व का उच्चारण स्वरों के इतने करीब हैं, मतलब ई और ऊ के बोलते समय ये बहुत आसानी से एक दूसरे में बदल सकते हैं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे कौवा को कुछ लोग कौवा बोल देते हैं। हाँ, बिल्कुल बोलते हैं। ये स्वर और व्यंजन के बीच का एक प्राकृतिक पुल है। इसके विपरीत ऊष्म व्यंजनों की कहानी बिल्कुल अलग है। ऊष्म, ये शब्द ही अपने आप में ऊष्मा यानी गर्मी का एहसास कराता है। श, श, स, ह, इनको बोलते समय मुंह में असल में होता क्या है? जब आप श, श या स बोलते हैं तो आपकी जीभ हवा का रास्ता लगभग पूरा बंद कर देती है, लेकिन एक बहुत ही पतली सी जगह छोड़ देती है। जब फेफड़ों की हवा उस संकरी जगह से जबरदस्ती बाहर निकलती है तो भारी घर्षण यानी फ्रिक्शन पैदा होता है, और जैसा कि भौतिकी का नियम है, फ्रिक्शन से गर्मी पैदा होती है। इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। एकदम सही। ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है। सोचिए, हम सिर्फ बोलकर अपने मुंह के अंदर भौतिकी का फ्रिक्शन पैदा कर रहे हैं। कमाल है ना? बहुत कमाल है। लेकिन रुकिए, यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। श, श, स में तो घर्षण समझ आता है, लेकिन ह भी तो ऊष्म है। क्या ह भी उसी तरह काम करता है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और यहीं पर अक्सर छात्र परीक्षा में गच्चा खा जाते हैं। अच्छा। ह में घर्षण मुंह के आगे के हिस्से में नहीं, बल्कि सीधे गले के अंदर वोकल कॉर्ड्स के पास होता है। ओहो। हवा गले से रगड़ खाती हुई भारी मात्रा में बाहर आती है, इसलिए ये ऊष्म तो है, लेकिन इसका मैकेनिज्म श, श, स से थोड़ा अलग है। और यहीं से हम इस वर्णमाला के सबसे गहरे और तकनीकी हिस्से में प्रवेश करते हैं, घोषत्व और प्राणत्व। घोषत्व और प्राणत्व, ये शब्द सुनने में किसी प्राचीन दर्शन या फिलॉसफी जैसे लगते हैं, लेकिन असल में ये शुद्ध बायोमैकेनिक्स हैं। बिल्कुल। अगर मैं सही समझ रही हूँ तो घोषत्व का सीधा संबंध हमारे गले के वोकल कॉर्ड्स के वाइब्रेशन या कंपन से है। बिल्कुल सटीक। घोष का अर्थ है ना नाद या गूंज। इसे दो भागों में बांटा गया है, अघोष और सघोष। अघोष वे वर्ण हैं जिन्हें बोलते समय वोकल कॉर्ड्स में कोई कंपन नहीं होता, वे बस रिलैक्स रहते हैं। जबकि सघोष, जिसे हम घोष भी कहते हैं, वे वर्ण हैं जिन्हें बोलते समय वोकल कॉर्ड्स एक साथ खिंच जाते हैं और हवा के गुजरने से उनमें तेज वाइब्रेशन होता है। मैं अभी इसे लाइव करके देख रही हूँ। कोई भी इंसान अपने गले पर जहाँ एडम्स एप्पल होता है वहाँ उंगलियां रखकर इसे महसूस कर सकता है। हाँ बिल्कुल, करके देखिए। अगर मैं क बोलती हूँ, क, तो गले में कोई हलचल नहीं है, मतलब ये अघोष है। लेकिन अगर मैं ग बोलती हूँ, ग, तो उंगलियों के नीचे एक साफ भिनभिनाहट या वाइब्रेशन महसूस हो रहा है। हो रहा है ना? हाँ, ये सघोष है। ये तो एक जीता जागता मेडिकल एक्सपेरिमेंट हो गया। यही तो इस व्यवस्था की खूबसूरती है, और इसके लिए इन नोट्स में एक पूरा गणितीय मैट्रिक्स दिया गया है। वो मैट्रिक्स कैसे काम करता है? देखिए, हर वर्ग का, जैसे क वर्ग या च वर्ग, उसका पहला और दूसरा वर्ण हमेशा अघोष होता है, जैसे क, ख। ठीक है। और तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हमेशा सघोष होता है, जैसे ग, घ, ङ। इसके साथ ही अप्राणत्व का नियम भी इसी तरह एक गणितीय श्रृंखला में चलता है। प्राण का अर्थ यहाँ हवा की मात्रा से है ना? अल्प प्राण मतलब कम हवा और महाप्राण मतलब ज्यादा हवा। एकदम सही। अल्प प्राण वर्णों को बोलते समय फेफड़ों से कम हवा छोड़ी जाती है। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है, जैसे क, क, ङ। और महाप्राण वर्णों में हवा एक झटके के साथ ज्यादा मात्रा में बाहर फेंकी जाती है, जिसके अंत में एक ह जैसी हुंकार सुनाई देती है। हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है, जैसे ख, घ। मतलब अगर हम घोषत्व और प्राणत्व को मिला दें
तो ये एक 1 2 3 4 5 का मास्टर मैट्रिक्स बन जाता है। बिल्कुल, एक पूरा ग्रिड है ये। पहला वर्ण अघोष अल्प प्राण, दूसरा अघोष महाप्राण, तीसरा सघोष अल्प प्राण, चौथा सघोष महाप्राण, पांचवा सघोष अल्प प्राण जो कि नासिक्य भी है। सोचिए, आज से सैकड़ों हजारों साल पहले जब कोई एमआरआई मशीन या आधुनिक एंडोस्कोपी नहीं थी, हाँ, कुछ भी नहीं था उस वक्त। तब उन विद्वानों ने मानव गले के अंदर हो रहे वाइब्रेशन और हवा के दबाव को केवल महसूस करके इतना सटीक गणितीय ढांचा तैयार कर दिया था। ये सच में मानवीय प्रज्ञा का एक चरम शिखर है। लेकिन जहाँ इतना कड़ा गणित और नियम होते हैं, वहाँ कुछ अपवाद या विशेष मामले भी होते हैं। हाँ, नोट्स के उस सेक्शन की बात करें जहां एग्जाम ट्रैप्स दिए हैं। बिल्कुल। प्रतियोगी परीक्षाओं में या भाषा के गहरे अध्ययन में ये विशेष वर्ण अक्सर ट्रैप या धोखे का काम करते हैं। जैसे द्विगुण वर्ण ढ़ और ढ। द्विगुण का शाब्दिक अर्थ है दो गुण, लेकिन इसमें दो गुण क्या हैं और ये साधारण ड और ढ से अलग कैसे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। ड और ढ शुद्ध स्पर्श व्यंजन है। जब आप इन्हें बोलते हैं तो जीभ मुंह की छत को छूकर बस रुक जाती है। ठीक है। लेकिन जब आप अड़ और अढ़ बोलते हैं, जैसे सड़क या पढ़ाई में, तो जीभ मुंह की छत पर जाकर एक जोरदार झटके से नीचे गिरती है। अच्छा, वो जो फ्लैप होता है। हाँ, जिसे फ्लैप या उच्छिप्त कहा जाता है। इसमें ड या ढ का गुण भी है और र जैसा एक फ्लैप भी है, इसीलिए इन्हें द्विगुण कहते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, जो एक बहुत बड़ा ट्रैप भी है, वो ये कि हिंदी भाषा में कोई भी शब्द इन द्विगुण व्यंजनों से शुरू नहीं हो सकता। ये एक बहुत बड़ा नियम है जिस पर हम कभी ध्यान नहीं देते। मतलब आप सड़क लिख सकते हैं, लेकिन उड़ से कोई नया शब्द शुरू नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। इसी तरह एक और रहस्यमयी श्रेणी है अयोगवाह। इसमें अम और आहा आते हैं। इनका नाम ऐसा क्यों है? अयोगवाह। इसका मतलब है कि ये न तो स्वरों के साथ पूरी तरह से जुड़ते हैं, यानी योग नहीं होता, और न ही व्यंजनों के साथ। तो फिर ये क्या है? लेकिन फिर भी ये भाषा में अर्थ का वहन करते हैं, यानी वाह। ये बीच में कहीं लटके हुए हैं। अंग को बोलते समय हवा नाक से निकलती है, जिसे अनुस्वार कहते हैं। हाँ। और अह को बोलते समय गले से ह जैसी ध्वनि निकलती है, जिससे विसर्ग कहते हैं। लेकिन जिस चीज ने मुझे स्लाइड देखकर सबसे ज्यादा हैरान किया, वो है संयुक्त व्यंजन। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये दो अलग अलग व्यंजनों के टकराने से बनते हैं। हाँ, ये भी परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ ज्ञ को लेकर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक धोखा है। ज्यादातर लोग, अब मैं खुद भी, बचपन से ज्ञ को ज्ञा बोलते आ रहे हैं, जैसे ज्ञान को ज्ञान या विज्ञान को विज्ञान। हम सब यही करते हैं। लेकिन जब मैंने इनका स्ट्रक्चर देखा तो पता चला कि ये ग और य से तो बना ही नहीं है। ये भाषा के उच्चारण में आए एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव, या कह लें पतन का सीधा उदाहरण है। ज्ञ असल में ज और न्य के मिलने से बना है। ज और न्य। जी, मूल रूप से इसका उच्चारण ज्ञ के करीब हुआ करता था, लेकिन समय के साथ सहूलियत के लिए लोगों ने इसे ज्ञ बोलना शुरू कर दिया। हालांकि लिखित रूप में और व्याकरण के कड़े नियमों में ये आज भी ज और न्य ही है। मतलब हम सदियों से एक शब्द को गलत तरीके से उच्चारित कर रहे हैं और वो एक तरह से मानक बन गया है। बिल्कुल। ऐसा ही एक और संयुक्त व्यंजन है क्ष, जो क और श के मिलने से बनता है, ना कि क और छ से। इन सब बारीकियों को देखने के बाद ये पूरा सिस्टम किसी बहुत ही एडवांस साउंड स्टूडियो के नक्शे जैसा लगता है। एकदम। जहां ध्वनियों को सिर्फ हवा में नहीं छोड़ा जाता, बल्कि शरीर के अलग अलग हिस्सों में उन्हें खास आकार दिया जाता है। और उसी आकार देने की प्रक्रिया को ही उच्चारण स्थान कहा जाता है। ये नोट्स का आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा है। ये एक सीधा क्रमिक रास्ता है जो गले की गहराई से शुरू होकर होठों तक आता है। अगर हम इस रास्ते को ट्रैक करें तो ये कितना तार्किक लगता है। कवर्ग का उच्चारण कंठ यानी गले से होता है। आवाज बिल्कुल पीछे से आती है, फिर हवा थोड़ा आगे बढ़ती है। हाँ, मुंह की छत या तालू पर, जहाँ च वर्ग बोला जाता है। फिर हवा और आगे आती है मूर्धा पर, तालू का वो कठोर हिस्सा। जहाँ जीभ मुड़ती है वहाँ ट वर्ग उत्पन्न होता है। बिल्कुल सही। फिर जीभ दंत यानी दांतों से टकराती है त वर्ग के लिए, और अंत में ये सफर खत्म होता है ओष्ठ या होठों पर, जहाँ प वर्ग बोला जाता है, जैसे प, फ, ब, भ, म।
कंठ से होठ तक की ये यात्रा शरीर विज्ञान का एक मास्टरपीस है। और इस यात्रा में कुछ ध्वनियां तो 2 स्थानों को मिलाकर बनती हैं। वो कैसे? जैसे ए और ऐ कंठ तालव्य हैं, यानी गला और तालु दोनों का एक साथ इस्तेमाल होता है इनमें। वो दंतोष्ठ्य है, इसमें दांत और होंठ दोनों की भूमिका होती है। अच्छा। इसके अलावा कुछ ध्वनियों में जीभ ऐसी हरकत करती है जो किसी एक्रोबैटिक स्टंट से कम नहीं है। जैसे र और ल के मामले में मुझे ये जान के बहुत हैरानी हुई कि र को लुंठित या प्रकंपित कहा जाता है। जब कोई र बोलता है तो जीभ तालू से टकराकर एक तेज रोलिंग मोशन करती है, जैसे कोई इंजन स्टार्ट हो रहा हो। सही कहा। और ल को पार्श्विक या लैटरल कहा जाता है। इसमें जीभ मुंह के बीच का रास्ता पूरी तरह रोक लेती है और हवा जीभ के दोनों किनारों से यानी बगलों से चुपके से बाहर निकल जाती है। ये वाकई में चकित कर देने वाली बात है कि एक साधारण सी ध्वनि को पैदा करने के लिए हमारे मुंह के अंदर कितनी जटिल और सटीक प्रक्रिया चल रही है। बिल्कुल। अगर हम इस पूरी चर्चा और आज की इस 25 स्लाइड वाली स्रोत सामग्री का एक समग्र निष्कर्ष निकालें तो वो ये है कि ये वर्णमाला मानव शरीर की ध्वनि उत्पन्न करने की पूरे क्षमता का एक संपूर्ण वैज्ञानिक मानचित्र है। ये हवा, घर्षण, कंपन और समय का एक परफेक्ट तालमेल है। इस पूरी व्यवस्था को समझने के बाद सच कहूं तो भाषा को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। बिल्कुल बदल जाता है। लेकिन इन सब वैज्ञानिक तथ्यों के बीच आज की स्थिति को देखकर मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है। क्या विचार? आज की हमारी जो ये तेज तर्रार डिजिटल दुनिया है, जहां लोग बात करने से ज्यादा कीबोर्ड या स्मार्टफोन की स्क्रीन पर उंगलियां चलाते हैं, टाइप करते समय सारी ध्वनियां एक जैसी लगती हैं, बस शीशे पर उंगलियों की एक टैप टैप होती है। हाँ, वो तो है। तो मैं सोच रही थी क्या इंसान धीरे धीरे इस बात से दूर होता जा रहा है कि ध्वनियां शारीरिक रूप से कैसे उत्पन्न होती हैं। जब हम लिखते या बोलते हैं तो हम ध्वनियों के उच्चारण स्थानों को महसूस करते हैं, लेकिन क्या स्क्रीन के शीशे पर उंगलियां पीटने की ये आदत इंसानों को उनकी ही भाषा के इस खूबसूरत शरीर विज्ञान को भुला रही है? ये तो एक बहुत गहरा सवाल है। क्या भविष्य की पीढ़ियों को ये कभी शारीरिक रूप से महसूस ही नहीं होगा कि होंठों के बंद होने से प कैसे पैदा होता है और गले की गहराई से क कैसे गूंजता है? अगर आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।